नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त मैं जिस इलाके में हूँ उस इलाके का नाम है मौसमियात और यहाँ आने का एक रीज़न ये है कि एक बच्ची जो 14 साल की थी जिसका नाम था ज़ैनब, उसके बारे में आपको मैंने आज स्टोरी पूरी बतानी है। ये चारों तरफ फ्लैट हैं जहाँ इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ। हम अक्सर समझते हैं कि जी जहाँ पे यूनियन होती है, फ्लैट्स होते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी बड़ी अच्छी होती है और हर कोई सेफ़ होता है। लेकिन जब इस तरह की वारदात हो जाए या इस तरह के हालात हो जाए तो मेरा दिल डर जाता है कि नहीं जी, अब इंसान कहीं भी सेफ़ नहीं है, अब इंसान ही इंसान के लिए मुश्किल का बाइस बन रहा है। यहाँ पे ज़ैनब नामी 14 साल की बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती की गई। किस तरीके से की गई वो थोड़ी सी डिटेल में आपको बताऊंगी कि जी उसके माँ बाप काम पे जाते थे और जब काम पे वो गए तो उस बच्ची को निशाना बनाया गया। निशाना बनाने के बाद, जिनसी हवस बिटाने के बाद उस बदबख्त ने उस बच्ची को जान से भी मार दिया। खैर यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जमा है जो उसके इलाके के लोग हैं, हम थोड़ी उनसे भी बाद में बात करेंगे कि ये वाक़या यहाँ कैसे पेश आया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, बच्चे जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं और वो शख्स यहाँ पर कब से रह रहा था, वो क्या काम करता था, ये पूरी डिटेल आज मुजरिम कौन में आप देखेंगे। और आज फिर से एक ज़ैनब को हम लेके आए हैं आपके सामने, जिसके बारे में कहूँगी कि ना जाने कितनी ज़ैनब इस तरह की है जो यहाँ से चलती फिरती अपने स्कूल कॉलेज और पढ़ने के लिए जाती हैं, लेकिन उनको शिकार बना लिया जाता है अपनी हवस का। तो चलते हैं उस फैमिली की तरफ और जाके करते हैं उनसे बात कि आखिर ये वाक़या पेश कैसे हुआ। नीचे मैंने आपको बताया कि इस वक्त हम यहाँ पर एक और ज़ैनब के बारे में बात करने आए। उस ज़ैनब से लेकर अब तक ना जाने कितनी ज़ैनब ऐसी हैं जिनके साथ ये वाक़या पेश आया, कितने ज़ैनब ऐसी हैं जिनको इंसाफ मिला और कितनी ज़ैनब ऐसी हैं जो अभी तक इंसाफ की मुंतज़िर हैं। यहाँ तक कि उनके जो लोग हैं जिन्होंने उनसे ज़्यादतियाँ की, जो दरिंदे हैं, वो पकड़े भी गए हैं, वो जेलों में भी गए हैं। लेकिन अभी तक ऐसा निज़ाम मुझे नज़र नहीं आता जहाँ पे मुझे लगता हो कि बेटी, जो एक खूबसूरत लफ्ज़ है ना बेटी, जब आप एक बेटी लफ्ज़ लेते हो नाम, तो एक चेहरे पे एक खूबसूरत सी स्माइल आती है, एक बाप के, एक माँ के, एक कहते हैं ना फैमिली के। अगर हम बात करें, जब भी घर में कोई रौनक आती है या बच्चों की बात आती है, जब बेटी का जिक्र होता है तो माँ बाप के लिए सबसे स्पेशल खुशी होती है उसकी बेटी। खैर इस वक्त मैं उस दुखियारी माँ के पास, उस बहन के पास मौजूद हूँ जिसके केस को हमने दोबारा से आप तक पहुँचाना है। काफ़ी अरसा हो गया इस केस को, लेकिन यादें अभी भी ताज़ा हैं, ज़ख़म अभी भी बाकी हैं और इस घर में जो ज़ख़म है वो कैसे लगे वो तो हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं उस माँ की तरफ जाऊंगी जिसकी प्यारी सी 3 अदद बेटियाँ थी इसलिए कि उसमें से अब एक दुनिया में नहीं है। हमने अभी प्रोग्राम शुरू नहीं किया और हमें लगता है कि हम वहाँ आ गए जहाँ पे हम आपको चुप भी नहीं करा सकते। आपकी ज़ैनब के ऊपर हम बात करने के लिए आए। आपकी 3 अदद खूबसूरत प्यारी प्यारी परियाँ। सबसे छोटी परी आपकी ज़ैनब कितने साल की थी? 14 साल की मेरी बेटी थी। 14 साल की थी। कौन सी क्लास में थी? 8 क्लास में थी। 8 क्लास में थी। तो माशाल्लाह ये आपकी बड़ी बेटी है। उसके बाद एक और है, वो से छोटी है जिसने IT आई थिंक कंप्लीट कर लिया अपना। जी। अच्छा मुझे बताएं, सिर्फ आपकी बेटियाँ ही? मेरी 3 बेटी हैं। 3 ही बेटियाँ, बेटे नहीं है? नहीं बेटी। आप भी, मैंने सुना है जॉब करती थी पहले? जी मैं जॉब करती थी। जॉब करती थी जी। अच्छा, ये सारे हर चारों तरफ मैं देखूँ फ्लैट ही फ्लैट है, ये आपका अपना ज़ाती फ्लैट है? नहीं, मैं रेंट पे रहती थी। कितने साल से रेंट पर है? मैं रेंट पे ही थी। शादी के बाद हमने मतलब अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए जॉब वगैरह ही की। मेरे हस्बैंड पहले सही थे, वो घर चलाते थे अच्छे से, फिर उन्हें अटैक हो गया था फारिश का, तो एक साइड उनकी रुक गई थी और बोलने में उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होने लगी। ठीक है, लकवा टाइप का हो गया होगा। ठीक है, अभी तो वो थोड़ा मतलब चलते हैं लेकिन नॉर्मली काम नहीं कर सकते। तो आप कई सालों से खुद मेहनत कर रही हो? तकरीबन 8 से 10 साल से जॉब कर रही थी। 8 से 10 साल। माशाल्लाह आपने अपनी बेटियों को प्यारी प्यारी तालीम भी दी है। तीनों बेटियां माशाल्लाह आपकी बड़ी, अल्लाह ने उन पर रहमतें की हुई थी, आप उनको पढ़ा भी रही थी। मुझे बताएं, इस एरिया में आए हुए, यहाँ फ्लैट में आए हुए कितना अर्सा हो गया आपको? शादी के बाद इधर ही आई थी? नहीं, शादी के बाद हम वहाँ खारादार पे रहते थे। ठीक है। इस एरिया में मैं तकरीबन, मेरी बेटी 2.5 साल की थी। छोटी वाली? जी। या ये वो छोटी वाली? छोटी वाली। जब आपकी बूढ़ी घड़ी आपको यहाँ लेकर आई? जी, मैं 2.5 साल की थी जब उसे यहाँ लेकर आई थी। तो तकरीबन समझ लें कितने 10 साल से आप इधर 10-11 साल हो गए मुझे।
अब हम ज़रा चलते हैं उस कहानी की तरफ, उस वाक़ये की तरफ जो हमें लोगों तक पहुंचानी है। मुझे बताएं, माशाल्लाह आपकी प्यारी प्यारी 3 अदद बेटियां, उसमें से सबसे छोटी बेटी ज़ैनब 14 साल की। ये वाक़या कौन सी तारीख को पेश आया, कौन से महीने पेश आया, और वो जो शख्स था असल में वो था क्या, कौन था वो? ये वाक़या 8 दिसंबर 2022 को पेश आया, तकरीबन सुबह 9:30 पौने 10 के बीच। ओके। जी, वो बंदा जो था वो यहीं का बंदा था, मज़दूर है वो। मजदूर मतलब मज़दूर भी है, Maintenance? मेंटेनेंस के ये से काम करते हैं, प्लम्बर भी है। ठीक है। और यहाँ पे वो रिहाइश पजीर यहीं का था? नहीं, रिहाइश उनकी यहाँ की नहीं है, वो कहीं सुभान अल्लाह होटल कहते हैं उस तरफ कहीं रहता है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे मेंटेनेंस में उसे काम के लिए रखा हुआ था, यूनियन वालों ने रखा यूनियन था। वालों ने। जी, कितने अरसे से आप उसको देख रही थी? मैं तकरीबन उसे 1.5-2 साल से देख रही थी। नाम पूछ 1.5 सकती हूँ उसका? इरफान। इरफान। जी, इरफान उस शख्स का नाम है। 1.5-2 साल से ये आंटी जी उनको देख रही थी। मेंटेनेंस का यहाँ पे काम करता था। ऑलरेडी जो भी काम यहाँ पे मिलते होंगे, मेंटेनेंस के हो जाए, पानी के हो जाए, जो भी छोटे मोटे ऊपर की चीज़ें होती होंगी वो देखता होगा। यूनियन वालों ने उसको जब रखा था तो यूनियन वालों ने कोई उनका कार्ड, कोई चीज़, कोई डेटा, कोई पुलिस में रिकॉर्ड कुछ चेक नहीं किया था? जी, मेरे ख्याल से ये सब तो आपको नहीं पता। वाली बताएंगे। ये असल में यहाँ पे जब मेंटेनेंस का काम शुरू हुआ तो 1.5 साल पहले मुझे सामने घर में रहती थी, मुझे काम था, तो मुझे मेंटेनेंस वालों ने ही नंबर दिया था इनका। अच्छा, तुम आपको नंबर दिया इसका, इरफान का? जी जी। तो फिर सामने घर में जब मैं रहती थी, रेंट पे थी, आपको पता है रेंट पे जो है अक्सर हमें साल में घर चेंज करवा देते हैं। सही। तो आप इसी जगह से दूसरी जगह हाँ, शिफ्ट हो वहाँ गए? भी इन्होंने मेरे घर में काम किया था, सामने ही घर है वो। अच्छा। इसी कंपाउंड में। अच्छा, जब वो इरफान आपके घर आता था तो क्या बातचीत में कैसा था? मतलब बात में अच्छा था आपसे? बहुत मतलब सही से बात करता था, पता नहीं बच्चों चला। के साथ बॉन्डिंग कैसी थी? नहीं, मैं बच्चियों को सामने नहीं लाती बेटी थी आपकी इतना, कभी सामने नहीं आई थी? बहुत कम। वो छोटी थी तो कभी पानी वानी कोई मसला हो गया तो दे दिया, वरना मेरी बच्चियां आप देख रही हैं सामने नहीं आती। हाँ, मतलब इतनी। माशाल्लाह पर्दे में ज़्यादातर हम अभी भी आए तो प्रॉपरली इन्होंने प्रॉपर अपना मुंह ढका है, क्योंकि जाहिर सी बात है घर का एक अपना रूल होता है, उस लिहाज से फॉलो करते हैं। वो आपके घर में आके मेंटेनेंस का काम करता था कभी कभी? मतलब आपको बात से कभी नहीं लगा था कि इरफान के अंदर कोई दरिंदगी है? जी, कभी भी नहीं लगा? बिल्कुल नहीं लगा मुझे इस तरह के पूरे यानी यहाँ काम करता था, बहुत सारे लोगों के उसने उस दौरान भी काम लिए हुए थे, बहुत सारे घरों के उन्होंने काम लिए हुए थे उस दौरान भी। जैसे मेरे भी घर का उन्होंने, मैं जब नई जगह शिफ्ट हुई तो वही उनका ही नंबर मुझे दिया गया, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया कि मेरे घर में बेसन का थोड़ा मसला था। ठीक है। तो वो बेसन लाकर उन्होंने रखा था और उसे हमने कहा था कि आप संडे वाले दिन इसका काम करेंगे। ठीक है। ये केस से पहले की बात है? जी जी, ये केस ये 3 तारीख की बात है, मेरे पास फ़ोन रिकॉर्ड भी है 3 दिसंबर को आपकी बात हो रही है जी, कि मेरे घर बेसन का मसला है और उसने काम करना था, बेसन लाके उसने आपके घर रख दिया था? जी जी, बेसन का नीचे का वो हिस्सा था वो रख दिया था उन्होंने। और ये बात छोटी मेरी जानती थी क्योंकि ये बढ़िया नहीं होती थी, तो उन्हें पता था कि ये बेसन का कुछ काम वाम है, अम्मी ने करवाना है संडे वाले दिन। तो बस 3 तारीख को हमारी बात हुई थी और ये 8 तारीख को कुछ उस संडे कुछ मसला था, तो मैंने उनसे काम नहीं करवाया था। मैंने कहा मैं आपसे बाद में काम करवाऊंगी, बता दूंगी आपको। ठीक है। कुछ मसला था घरेलू। तो बस वो 8 तारीख को पता नहीं जैसे रूटीन के मुताबिक हम काम के लिए निकले। वीकेंड सी के नहीं था, अब वर्किंग के लिए काम के लिए गई? ठीक है। मेरे हस्बैंड निकले, जुमेरात का दिन था, 8 दिसंबर। 8 दिसंबर जुमेरात का दिन था। मेरे हस्बैंड गए, फिर मैं और मेरी बेटी IT के कोर्स के लिए जाती थी। तो आप भी गए हुए थे? ये अपने अच्छा, ससुराल शादी हो चुकी में, थी शादी आपकी? ससुराल में थी। तो मैं और मेरी बेटी दूसरी वाली जो है मुक़द्दस, उनको लेके मैं निकली। छोटी का पेपर नहीं था उस दिन, वरना हम उसे इतना छोड़ते भी नहीं अकेले घर में। मेरी बेटी होती है ये वाली इनके साथ। उस दिन इत्तेफाक से इनका पेपर नहीं था और इन्हें भी जाना था, इनके भी पेपर चल रहे थे। ठीक है। तो हमें उसे छोड़ के वो सोई हुई थी, रात भर पेपर उन्होंने याद किया था। मैं निकली, ये नीचे ही बैठा हुआ था। अच्छा, आप जब सीढ़ियों से निकली, क्योंकि मैंने आपकी कंपाउंड देखा है, नीचे बैठा हुआ था? ठीक है। नीचे बैठा हुआ था कंपाउंड में, रोज़ाना ही बैठा हुआ होता है, काम के लिए आता था, काम चल रहे थे, मेंटेनेंस के कुछ नीचे के काम भी चल रहे थे, तो रोज़ाना ये आके यहाँ बैठा हुआ होता था। ठीक है। उस दिन भी वो उससे मुझे देखा तो मैंने उससे ये कहा कि भाई मैं आपसे इतवार वाले दिन इंशाल्लाह काम करवाऊंगी। अच्छा, आपने इसको जाते हुए बोला? ये भी मैंने उनसे कहा मैं आपसे इतवार वाले दिन इंशाल्लाह काम करवाऊंगी, तो ऐसे हंसने लगा। जी जी। बस मैं निकली हूँ, उसके दिमाग में वो पूरी प्लानिंग उसकी थी, बग़ैर प्लानिंग के उसने काम नहीं किया है। वो जानता था कि
ये इतने इतने बजे घर से निकलते हैं और इतने बजे घर आते हैं, क्योंकि वो सारा दिन यहीं रहता था। ठीक है ना। तो जब हम निकले हैं तो उसके तकरीबन 25 मिनट बाद ये ऊपर चढ़ गया। अच्छा, ऊपर आया, ठीक है, ऊपर आ गया। फिर अब ये एक सवाल है कि उसने किस तरीके से दरवाज़ा खुलवाया या दरवाजे को हिट किया या क्या किया। बहरहाल वो अंदर आ गया। अच्छा, वो मेन डोर से हाँ, अंदर आ सीढ़ियों गया, से अंदर आ गया। सुबह का सर्दियों का दिन थे तो शायद सन्नाटा भी होता है थोड़ा, 9:30 बजे के करीब वो ऊपर चढ़ गया था। उससे पहले बहुत सी बातें, एक सवाल है, उससे पहले उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की या बच्ची को कुछ कहा तो बच्ची ने हमें मैसेज किए, वरना हमें पता नहीं चलता जी, वरना हमें पता नहीं चलता। हम रूटीन के मुताबिक वो 3 साढ़े 3 बजे आते। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ से ज़रा ब्रेक की तरफ जाऊँगी क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू करेंगे उसी कहानी को, उसी चीज़ को, क्योंकि हमें ये आपको ज़रूर ये एपिसोड देखना है और आपने शेयरिंग भी मारनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैले और इस तरह के लोगों को इबरत का निशान बनाया जाए। लोगों को ऐसे ऐसे सजाएं मौत दी जाए कि ये लोग दुआ करें कि या अल्लाह आइंदा कभी इनकी नस्लों में ऐसी कोई गलती ना करे। खैर, मैं यहीं से दोबारा कंटिन्यू करूँगी उस चीज़ को कि किस तरीके से वो अंदर घुसा, आंटी को कैसे पता चला, वो जो मैसेजेस आ रहे थे वो इशारा क्या दे रहे थे अपनी माँ को। मिलते हैं ब्रेक जी, दोबारा से हाजिर हूँ मैं और यहीं से मैं दोबारा से उस तरफ जाने लगी हूँ जो मेन अभी मुझे आंटी ने बताया कि इनके पास भी हुआ था कि आपको ये था कि दरवाज़ा आखिर खोला कैसे, या उसने पुश किया, उसके पास कोई ऐसी की थी या डुप्लीकेट की बना के लाया था, ऐसा कुछ था जिसकी वजह से आपकी बेटी ने उसको अंदर आने दिया। क्योंकि 14 साल की बच्ची छोटी नहीं होती, इसको इतनी अकल होती है कि अनजान बंदा अगर वो घर आ रहा है तो उसको नहीं बुलाना बगैर मौजूदगी में। माँ नहीं है, बहन नहीं है, बाप नहीं है, तो ऐसा क्या हुआ था? अच्छा आंटी, मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि कोई कैमरे वैमरे थे बाहर की तरफ जो निशानदेही कर रहे हो कि ये मंजर हुआ था? नहीं, ये कोई ऐसे कैमरे नहीं थे, लेकिन नीचे लगे हुए, सिर्फ नीचे लगे हुए थे। अच्छा, नीचे लगे हुए थे, ठीक है। फिर क्या हुआ? आपके पास मैसेज कौन से आ रहे थे और कितने बजे आ रहे थे? सबसे पहले बच्ची ने मुझे ही कॉल की थी, लेकिन क्योंकि मैं रास्ते में थी, बस में थी सब, तो मुझे पता नहीं चला। अच्छा, आवाज़ ही नहीं है आपको? लेकिन उनका मैसेज जैसे व्हाट्सएप पे आ जाता है, बच्ची के पास पैकेज नहीं था तो व्हाट्सएप पे कर रही थी मुझे, पहले आ रही थी। हाँ, ठीक है। तो वो मुझे पता नहीं चली। फिर उन्होंने अपनी बहन को की तो वो क्लास में थी, दूसरी वाली छोटी वाली बहन को की तो वो क्लास में थी। फिर उन्होंने इनको भी की, इनका व्हाट्सएप बन जा रहा था। फिर एक मेरी भांजी रहती है नीचे, बहन की बेटी नीचे फर्स्ट फ्लोर पे ही रहती है, हाँ, उससे भी उसने की। वो अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ने गई थी, वो मोबाइल घर छोड़ गई थी। बस हमारी किस्मत बेटा, क्या बोलें कि हम कोई भी फ़ोन ना उठा सके। बस उसके फ़ोन के 5 मिनट के बाद मेरी दूसरी बेटी जो क्लास में होती है, उन्होंने देखा तो फ़ौरन उसे रिप्लाई किया। सिर्फ 5 मिनट के बाद उसकी जो मिस कॉलें आई है ना, उसके 5 मिनट के बाद मेरी बेटी ने रिप्लाई किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। ठीक है। उसने अंदर आते साथ मेरी बच्ची का फ़ोन छीन लिया था, जो उसने खुद बताया। आपकी बेटी जिंदा थी उसके बाद? नहीं, हम लोग जब आए तो नहीं थी। फिर किसने बताया कि उसका फ़ोन छीन लिया? मुजरिम ने बताया ना, उसकी जेब से निकला जब हमने पकड़ा उसे। बच्चियों ने जब पकड़ा तो उसकी जेब में था मेरी बेटी का फ़ोन। ठीक है, जब ये सब कुछ हुआ, मुजरिम ने आपको ये बताया कि जब मैं अंदर आया तो मैंने उसका मोबाइल छीन लिया था। लारी बात है, वो बेलें जा रही थी, वो ऐसा मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, उसे शायद बंद नहीं करना आ रहा था मोबाइल कि किस तरीके से, हाँ, उसे कैसे मैं साइलेंट करूं या कुछ करूं। वो बेलें मुसलसल बज रही थी। जब मेरी बेटी, ये नहीं हुआ, जो मेरी बेटी कॉलेज में थी, उन्होंने मुझे कॉल की तो मैंने उनसे कहा कि वो कभी भी इस तरीके से करती नहीं है, आप फ़ौरन दूसरी बहन को भी करो, मैं भी कर रही हूँ, मैं भी निकल रही हूँ, तुम भी जल्दी से निकलोगे, आखिर मसला क्या है? ठीक है। मैंने अपनी पड़ोसन से कहा कि आप प्लीज़ घंटी बजाइए और बाहर खड़े रहिए, देखिए क्या हो गया है, वो क्यों नहीं खोल रही है। कहीं मेरे जहन में ये कि तबीयत वगैरह ख़राब ना हो मेरी बच्ची की, क्योंकि वो 2 दिन पहले गई थी, अम्मी मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, इस तरह का मेरे जहन में भी कोई ऐसी बात नहीं बेटा, बस दिल घबरा रहा था। ठीक है। हम सब निकल पड़े। ये मेरी बेटी को मैंने कॉल की, ये पहुंच गई, बाहर दरवाजे पे खड़ी थी, मेरी पड़ोसन खड़ी थी बाहर। हम ये मुसलसल घंटियां बजा रही थी। मैं दूर होती हूँ, हसन स्क्वायर पे होती हूँ। दूसरी बेटी जो आईटी का कोर्स करने जाती हैं, वो यहाँ करीब में डाओ है, यहाँ करती हैं, वो भी आ गई। लेकिन ये दोनों जब खड़ी थी ना, तो इनके पास चाबी नहीं थी घर की। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैरिड हो गई है तो अब जाहिर सी बात है इनके पास चाबी नहीं थी। इत्तेफाक से मैं देती हूँ। वैसे अभी हम लोग वहाँ शिफ्ट ही हुए थे, उस घर में 1.5 महीना हुआ था। ठीक है। तो फिर जब वो मेरी बेटी आई ना, अंदर से बेल जब ये दे रही थी, घंटी भी बजा रही थी, फ़ोन भी बज रहा था, क्योंकि वो दरवाजे के पास ही खड़ा हुआ था, वो घबरा गया। अच्छा, था अंदर ही था? हाँ, अंदर ही था। फिर मेरी बेटी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला। अच्छा, मेरे एक सवाल और भी मुझे यहाँ करना बनता है कि उतनी देर में, जितनी देर में उसने ये किया कर जो भी था, अल्लाह ताला ने
उस पर अजाब नाजिल करे। जुमला हम बोलते हुए भी यही कहते हैं अल्लाह उस पर बार बार अजाब नाजिल करे। उसके बाद इतना टाइम नहीं था कि वो निकल सके, मतलब आप लोग फ़ौरन ही पहुंच गए थे? जी फ़ौरन पहुंच गए थे। फ़ौरन मतलब 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर नहीं, अंदर ही? 15 मिनट में पहुंच गए थे। ठीक है। 15 मिनट में मेरी पड़ोसन खड़ी हो गई थी। अच्छा, फौरन बाहर आ गई थी। हाँ, तो पड़ोसन उनके मेरी पास खड़ी हो भागने गई का थी। मार्जिन नहीं था। फिर नहीं क्या हुआ था जब उसमें। आप पहुंची, पड़ोसन आई तो पड़ोसन भी बाहर थी, आपकी मेरी बेटी भी बाहर थी? हाँ, यही तो कह रहे हैं कि यही तो सवाल है हमारा कि उसने इतना आनंद फानंद अपने घटिया इंसान ने कार्रवाई की कि उसने जानबूझकर मेरी बेटी को मारा। जब मेरी बेटियां बाहर खड़ी थी तो उस वक्त घंटी की आवाज़ भी मेरी बच्ची सुन रही होगी, उसने जानबूझकर उसे मारा है। अच्छा, एक मेरी बात और, बच्ची आपकी बेटी को मैं पूछ सकती हूँ माजरत के साथ? नहीं बनता, हम आप तक सिर्फ इसलिए चीज़ें ला रहे हैं ताकि आपको पता हो वो बच्ची ने उस वक्त आखिरी वक्त तक कौन सी अजियत से, उसको कैसे मारा गया? मुंह सांस रोक दिया था उसका उसने, सांस रोका था? मुंह बंद कर दिया था उसने। उसको सांस मतलब उसको दबा के? जी, बकौल उसके। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्टें क्या बोलती हैं मैंने कभी नहीं पढ़ सकती मैं उन चीज़ों को। पोस्टमार्टम रिपोर्टों में और सब में यही आया है कि गला घोट के या सांस रुक गई थी या पता नहीं क्या क्या उसमें मेरी बच्चियां मुझे अच्छा, नहीं एक चीज़ और, बताती। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो ज्यादती की भी, तो ज्यादती ऑलरेडी कर चुका था, रिपोर्ट्स में आया है। उसके बाद बचने के लिए उसने उसको मारा ताकि वो शोर ना मचाए और पता ना चले। उसको ये था कि वो फौरन यहाँ से निकल जाएगा तो वो बच जाएगा, क्योंकि यहाँ कैमरा नहीं लगा हुआ था, मेन पे कैमरा नहीं था। बाहर का कैमरा अगर उसको कवर कर भी रहा था तो वो बाहर ऑलरेडी बैठा रहता था। वो तो बैठा था तो होता तो आप मुझे बच्चे आप थोड़ा सा प्लीज़ यहाँ से गाइड करो, क्योंकि जब तुम आई हो यहाँ पर, ये इनकी बड़ी सबसे बड़ी बहन है। मुझे तुम बताओ, जब तुम यहाँ आई तुमने सिनेरियो क्या देखा? कैमरे 3 लगे हुए थे उस टाइम। ठीक है। 3 कैमरे इस तरह थे कि ये ग्राउंड से जो आते हैं ना वो उसे कवर करते हैं, लेकिन उसे ये बात पता थी कि कैमरे लगे हैं, वो गली से आया था। आपने भी नीचे से देखा होगा कि गली से भी यहाँ रास्ता आ रहा है। ठीक है। वो गली से आया था, तो वो किसी कैमरे में कैप्चर इसलिए नहीं हुआ होगा। अच्छा, वो गली से आया था, मतलब उसे हर चीज़ की नॉलेज थी। और इस तरह इनकी रूटीन की भी इसलिए नॉलेज हो गई थी कि उस वक्त जो इनके घर के नीचे की गली है ना वो बन रही थी, नीचे सारा काम हो रहा था, तो ये रोज सुबह से वहाँ काम कर रहा होता था। और अम्मी भी पहुंच गई हैं तुम लोगों ने, तुम आंटी के पास चाबी थी? चाबी दूसरी छोटी सिस्टर के पास, जी उसके पास चाबी थी, वो पहुंच गई थी? जी, मैं सबसे पहले पड़ोसन खड़ी हुई थी, वो मेरी भाभी भी है, इसलिए वो हटी नहीं, वो मेरी भाभी है, जेठानी है मेरी। ठीक है। वो खड़ी हुई थी और मुझे मेरी बराबर बिल्डिंग में घर है, तो 5 मिनट भी नहीं लगे, मैं आ गई। और मेरे आने के 5 मिनट बाद ही, 5 मिनट भी नहीं, फ़ौरन वो आ गई थी, क्योंकि डाउ से वो मुझसे पहले ही निकल चुकी थी। मैं जितनी देर में उतर वो फ़ौरन, मतलब हम फ़ौरन पहुँचे। ठीक है। उसकी कॉल देखने के बाद हमें 15 मिनट भी नहीं लगे यहाँ पहुँचने में। जब तुम लोग आए हो और तुम्हारी बहन पहुंच गई, अम्मी पहुंच गई, तुम लोगों ने जब गेट खोला तो गेट के बाहर तुम्हें कहाँ मिला वो शख्स? वो गेट के बिल्कुल पास खड़ा हुआ था, ताकि उसको जैसे मौका मिले कि हम में से कोई, उसे ये नहीं पता था बाहर कौन खड़ा है। अच्छा। क्योंकि पहले तो हम बैल बजा रहे थे। ठीक है। और मैं मुसलसल कॉल कर रही थी, तो मुझे मोबाइल बजने की भी आवाज़ आ रही थी। वो क्योंकि गेट के बिल्कुल लग के खड़ा हुआ था गेट से। ठीक है। तो वो इंतज़ार कर रहा था शायद कि कोई चला जाए जो बैल बजा रहा है। इतने में मेरी दूसरी बहन आ गई, तो उसने चाबी से दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अंदर लकड़ी का दरवाज़ा भी उसने बंद किया हुआ था, तो हमने लोहे का खोला, उसने लकड़ी का खोला और वो बाहर निकलने लगा। अच्छा, उसको जैसे पता कि मैं कोई नहीं होगा, मैं निकल जाता हूँ। उसको पता था, हमने चाबी से दरवाज़ा खोला, उसको पता था कि घर वाले आ गए, लेकिन इतना ढीठ इंसान, इतना बेगैरत इंसान के मैं अल्फाज नहीं है, हमारे बराबर से निकलने की वो कोशिश कर रहा था। तो मैंने और मेरी सिस्टर ने रोका, बोला तुम यहाँ क्या कर रहे थे? अच्छा। तो बोलता है मैं काम करने आया। अच्छा, फिर उसने ये बात हाँ, भी बोली? वो बिल्कुल एक्टिव था, ये भी नहीं कह सकते कि उसने ये अनजाने में या उससे हो गया, वो एक्टिव था बिल्कुल, उसका दिमाग चल रहा था। तब भी कह रहा था, मतलब उसके कि काम करने आया, कर लिया मैंने काम। काम, देख लो मैं काम करने आया था, घर का काम करने आया था, देख लो, जिसे हम अंदर जाए तो वो भाग जाए। तो जी काम कराने के लिए बंदे आते मेरी हैं। दूसरी सिस्टर जैनब को मुसलसल आवाज़ें दे रही थी, वो जवाब नहीं दे रही थी आके। अच्छा। तो वो इतने में अंदर भागी उसको देखने। मैं और मेरी भाभी खड़े हुए थे, इसे रोका हुआ था। तो मैंने 2-3 दफ़ा पूछा इससे, एक दो चमाटे भी मारी मेरी भाभी, और मैंने इसे पकड़ के रखा था। और शोर शराबा हमने फ़ौरन ही शुरू कर दिया था। घर से निकला तो मेरे हस्बैंड काम के लिए तैयार ही हो रहे थे। उन्होंने बोला कि जैसे काम पे निकले, तो उन्हें पता था मैं इसलिए आई हूँ तो वो भी देखने। वो फ़ौरन भागते हुए आए, क्योंकि मेरा घर बिल्कुल बराबर इस बिल्डिंग में मेरा घर था और इनका घर बराबर बिल्डिंग में। कितनी क्लोज है, आपने देखा ना। उन्हें जैसे ही हमारी आवाज़ आई, उन्हें पता था मैं जैनी को देखने गई हूँ, वो फ़ौरन भागते हुए उतरे। इतनी देर में इसे गुस्सा आया तो उसने मुझे और मेरी भाभी को धक्का दिया। अच्छा, उस इतनी देर हमने रोका हुआ था, शोर शराबा कर दिया, बिल्डिंग वाले भी निकल आए, इसने मुझे धक्का दिया और ये भागा और नीचे मेरे हस्बैंड से पहले माले पे टकराया। और उन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि मैं चीख रही थी इरफान को पकड़ो, इरफान को पकड़ो।
हमें उसका नाम पता था, यहाँ काम करता है, तो मेरे हस्बैंड ने इसे फ़ौरन पकड़ लिया और बिल्डिंग वाले भी सब निकल आए थे, शोर की तो वजह सब ने से। हाँ सब ने इसको मिल के पकड़ के वहीं रोक लिया था। मतलब इस कंपाउंड से बाहर, इस बिल्डिंग के नीचे से भी ये हिला नहीं था, यहीं से इसको पकड़ा है। कई और बाहर जब भागने तुम का अंदर भी, आई हो, तुमने अपनी बहन को कौन से रूम, मतलब कहाँ देखा था? वो जहाँ उस पे रूम तुम में लोग बराबर रहते वाले रूम में थी, इसी तरह के सारे घर है ना, वो बराबर वाले रूम में थी। थे? बेड पे या वैसे ही पड़ी नहीं, हुई थी? ज़मीन पे गिरी हुई थी। जमीन पे। सांस नहीं थी बिल्कुल भी? नहीं, मतलब पानी भी छिड़का, सब करा, लेकिन उसमें सांस नहीं थी। हमें उस वक्त नहीं समझ आया, हमें यकीन आपको नहीं लगा वो आया, बेहोश हो गई है? हमें ये लगा बेहोश है। फिर हमें बिल्कुल यकीन नहीं आया, हम लोग डाव लेके गए, उसके बाद हमें पता चला। मैं अभी इस बात को ज़रा और ओपन करूँगी, क्योंकि यहाँ पर घर में ही रहने वाले लोग, हम किस पे एतबार करें? हमारे घर में अक्सर, मैंने भी थोड़े दिन पहले एक स्टोरी कवर की है, जो घर में मालिक को मार दिया नौकरों ने, जो 3 साल से उनके घर में काम कर रहा था। इसी तरह जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पर कोई बीवी के साथ जुल्म, कोई बेटी के साथ जुल्म, कोई 3 साल की 1.5 साल की बेटी के साथ जुल्म। तो यहाँ पे 14 साली ज़ैनब के साथ जो ज़्यादती हुई है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक के बाद, क्योंकि मैंने भी मज़ीद बात करनी है, क्योंकि किस तरीके से इन्होंने पुलिस तक दिया। इसमें बताया कि इनके मियाँ ने पहले उस पर माले पे उसको पकड़ा था, ये इरफान चीख रही थी। खैर ब्रेक पे चलते हैं। जब ब्रेक से आएंगे तो उस माँ के उन आंसुओं के साथ ही शुरू करेंगे और उन बद्दुआओं के साथ प्रोग्राम शुरू करेंगे जो हर माँ इस वक्त दे रही होगी कि या अल्लाह, जहाँ जहाँ ऐसे वाक़यात होते हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को इबरत के निशान, कहते हैं ना, अभी आंटी भी ये कह रही थी कि जी ऊपर तो उसके लिए है ही, उसके लिए तो आसानियाँ है ही नहीं। कहते हैं गुनाह, इस तरह का गुनाह की माफ़ी नहीं है, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह ताला फिर दिखाता है कि मैं हूँ। खैर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जब ब्रेक से आएंगे तो मज़ीद यहीं से बात दोबारा से हाजिर हूँ, और यहाँ पर काफ़ी हद तक आपको समझ में आ गया होगा कि उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ। और ये दिसंबर का वाक़या, और दिसंबर के बाद अब दोबारा से आप देख लें कि कहाँ वक्त आ चुका है। लेकिन यहाँ पर हम ब्रेक में जब गए थे तो हम यही बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी इंसाफ कैसे मिलेगा, हमारा पैगाम आके कैसे पहुँचेगा, हमारा प्रोग्राम ये जो चल रहा है कट तो नहीं जाएगा। तो मैंने वही बोला कि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट करना है। जैसे मेरा काम आप तक प्रोग्राम पहुंचाना है, और इनका काम है रब के आगे तो बारगाह में डेली दुआ करते हैं। लेकिन आपने अभी जो बात की थी, दोबारा से गए आप, कहाँ आपको मायूसी कहाँ पर? मुझे बेचैनी और मायूसी ये है कि जब मुजरिम हमारा यहाँ से घर से पकड़ा गया, सब शाहिद भी हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्टें भी हैं, सब कुछ, हाँ उसने, उसकी वीडियो भी बनी हुई है, सब कुछ। जे उसने थाने में भी कबूल किया कि मैंने ये सब कुछ किया है, सब कुछ ठीक है। सबसे पहला तो मेरा ये भी सवाल है कि जब ऐसे केसेस हो जाते हैं, मैं नहीं चाहती थी मेरी बेटी का पोस्टमार्टम हो, पोस्टमार्टम भी सब कुछ उसमें आ गया, डीएनए टेस्ट में भी आ गया। अगर आप लोगों को इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर पोस्टमार्टम क्यों करवाया जाता है? ठीक है, ठीक है। दूसरी बात ये कि मुझे किसी से, चीफ जस्टिस, इनसे रिक्वेस्ट है, और कानून जो पुलिस के इदारे हैं इनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि खुदा के वास्ते अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें और इस्लाम की रूह से चलें। हमारा पहले का जो सिस्टम बना हुआ है तो उस पे कहते हैं कि बस क्या करें, कानून कब इस्लामी कानून यहाँ नाफिज होगा सऊदी अरब की तरह और दूसरे मुस्लिम ममालिक की तरह कि एक साल में इस तरह के केसेस, बल्कि 5 से 6 महीने में हमारे केसेस जो हैं वो हो जाते हैं मैडम। और यहाँ पे कहते हैं कि 5 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे, क्यों? मेरा सवाल ये है कि क्यों? जब मुजरिम आपका पकड़ा गया, मुजरिम सब कुछ कबूल कर रहा है, वीडियो बनी हुई है, डीएनए टेस्ट, उसकी फ़ोन लोकेशन यहाँ पर आ रही है घर में मेरे। सबसे बड़ी बात है विटनेस है, आप लोग खुद पकड़ा है, हमने खुद पकड़ा घर से पकड़ा है, तो फिर ये जुल्म क्यों इतना? तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम इदारों से, वज़ीर आज़म से, जो भी हैं, खुदा के वास्ते पाकिस्तान पे कुछ रहम करें, इस्लामी कानून पे कुछ रहम करें, यहाँ पे इस तरह के कानून बनाएं कि ये सब कुछ करने से पहले इन खबीसों की रूह कांप जाए कि हमें सरेआम फांसी मिलेगी, हमें कोड़े पड़ेंगे, तो हम ये हरकतें कैसे करें? मेरी बेटी तो चले गई, मैं 10 महीने से कोर्ट के चक्कर खा रही हूँ। अगर मैं भी हिम्मत हार के इस केस को ख़त्म कर दूँ, बैठ जाऊँ, तो इन बच्चियों को कौन इंसाफ दिलाएगा जो हर आए दिन हो रहे हैं केस, हर आए दिन केस हो रहे हैं। तो खुदारा रहम कीजिए। आपकी बेटी की सबसे खूबसूरत बात, आपके साथ लग के सोती होगी? ये इसका यहाँ लेटती थी? यहाँ सोती थी मेरी बच्ची, मैं यहाँ सोती थी। अच्छा। रात को डरती थी मम्मा मेरा हाथ पकड़ लें, मैं यहाँ से इसका हाथ पकड़ के अक्सर सोती थी। मेरी बच्ची का ये बिस्तर है, मैं इसे देख देख के कितना जलती हूँ, कितना रोती हूँ, आप सोच नहीं सकते।
ये खाली हो गया। उस दिन मैं से यहाँ सोता हुआ छोड़ कर गई थी, मैं से यहाँ सोता हुआ छोड़ कर गई थी। मेरी मासूम बच्ची डॉक्टर बनना चाहती थी, मुझसे ख्वाहिश कर रही थी, माँ मैं 9 में जाऊँगी तो मेडिकल लूँगी। मैंने कहा हाँ बेटा, मैं आपके लिए जितना हो सकेगा करूँगी, कोशिश करूँगी। मेरी बच्ची पेपर याद करके रात भर सोई हुई थी, रात भर उसने पेपर याद किया था उसका, उस दिन छुट्टी थी। ये जुल्म कब तक होते रहेंगे, कब तक? कितनी प्यारी बात आई थी, कहती मैं यहाँ सोती थी, वो यहाँ लेटती थी और डरती थी, मेरा हाथ पकड़ के सोती थी। क्या पता था उसका वो डर उसको कहाँ लेके जाएगा। वो डर उसको दुनियावी चीज़ों से था, उसको ये डर नहीं था कोई भाई की मखलूक आएगी या कुछ हो जाएगा। उसको डर था कि हम जिस माशरे में अब रहते हैं, हर बेटी को शायद यही डर है। हर बेटी तुम्हें भी डर होगा, हालांकि तुम मैरिड हो, पर तुम भी अकेले घर में रहते हुए अब डरती होगी, क्योंकि हवा की बेटी सेफ नहीं है। अब मैं इतना डर गई हूँ, इतना डर गई हूँ कि मैंने अपनी बच्चियों को मजबूर कर दिया। जिन बच्चियों को मैं शेरनी की तरह बाहर पढ़ने के लिए भेजती थी, मेरी वो बच्ची 2 कदम में उसे बाहर नहीं निकलने देती। उसका IT का कोर्स करके मैंने बोलती नहीं जाने दूंगी मैं कहीं भी, क्योंकि मैं खुद अकेले नहीं रह सकती। अब मैं अपनी बच्ची को अपने घर में अकेले नहीं रह सकती। वो माँ जो शेरनी की तरह काम करती थी, वो माँ इतना डरती है। हम कैद हो गए घर में, कैद हो गए, दरवाज़ा बजता है हम डर जाते हैं, इतने दहशत हो गई है। कभी 3 बेटियां होने पे मुझे, कभी मेरे शोहर को ये कभी एहसास नहीं हुआ कि हमारा बेटा नहीं है, लेकिन आज हम डरते हैं कि यहाँ बेटियां महफूज नहीं हैं। घर में महफूज नहीं है तो बाहर तो आप छोड़ ही दें, घर में महफूज, क्योंकि घर के अंदर आके दरिंदगी हुई है, घर में आके दरिंदगी हुई है, शैतानियत हुई है, पकड़ा गया लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं। आप मुझे बताएं, पुलिस उस वक्त आपके साथ पॉजिटिव थी? पुलिस का किरदार उस वक्त ठीक था जब उसने पकड़ा था? पुलिस की तरफ से कोई शिकायत तो नहीं है? उस वक्त तो बिल्कुल सही थे, सब कुछ सही था। अब मेन आपका मुद्दा ये है कि जी अब उसको प्रॉपर्ली जल्दी से सजा हो, ताकि उसको फिर आप फांसी के कटहरे में, फांसी के तख्ते पे देखो या उम्र कैद पे देखो, आप ही चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से बाहर मुल्कों में, सऊदी अरब में, और इसमें माँ को और माँ बाप को दिया जाता है ये हक कि उसको अपने हाथों से फांसी पे लटकाए, तो ये मेरी ख्वाहिश है कि इसे इस्लामी तौर पे कोड़े भी मारे जाए इसे, और इसे फांसी पे लटकाने का इस माँ को हक दिया जाए, क्योंकि वो मेरी बच्ची थी। किस तरीके से मैंने अपनी बेटियों की परवरिश की, कितनी तकलीफ़ें उठाई, और जब वो मेरे मुकाबिल मेरे साथ खड़ी हुई तो हमारा पूरा घर टूट चुका है। ना मेरी बच्चियाँ पढ़ सकती हैं अब, ना ज़िंदगी में आगे बढ़ने की उनकी हिम्मत है। जो मेरी बेटी उसको पढ़ाना चाहती थी वो भी घर में बैठ गई है। अब कहती अम्मी किसके लिए करें, अब क्या करें, अब ख़त्म हो गया हमारा घर, सब कुछ। मैं चाहूँगी आप भी थोड़ा कोई मैसेज लड़कियों के लिए दो, क्योंकि यहाँ पे इनके लिए तो मैं बाद में बात करूँगी, क्योंकि ये टूट चुकी हैं इसलिए कि इनको इत्मीनाद ही नहीं है अब किसी भी मर्द पर। इनको रिश्तों पे इत्मीनाद, शायद अपने सके रिश्तों पे भी इत्मीनाद ख़त्म हो गया हो, ऐसे ही कुछ मुझे लगता है, क्योंकि हमारे रिश्ते बड़े प्यारे रिश्ते हैं। ये जो माँ बाप बेटा भाई, ये रिश्ते अल्लाह ने हमें गिफ्ट दिए हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब इर्द गिर्द के लोग हम देखते हैं तो हम कहते हैं मर्द, एक अल्लाह ताला अगर मर्द को बनाता है तो उसके अंदर बहुत सारे रूप आपको दे रहा होता है। तो ये वो रूपों में से एक रूप जो हमें आजकल माशरे में मिल रहा है, वो हमें दरिंदगी का मिल रहा है। और ये एक मैसेज है उन मर्दों के लिए भी कि आप लोगों को अगर लगता है कि आप वक्ती जिनसी हवस के लिए 5, 10, 20 जो भी आप कह लें, उसके लिए आप ये अपनी आखिरत, अपनी दुनिया ख़राब करते हो, लेकिन उसके बाद आपकी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। मैं चाहूँगी आप भी कोई मैसेज दे दो, ताकि मैं एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि वो कोई ऐसा नहीं था बंदा, कोई लड़का वड़का नहीं था। हाँ, मुझे बताया आपने। मैरिड है, उसकी 4 बच्चे, उसकी 3 बेटियां हैं मेरे ख्याल से, और एक बेटा है जो अभी हुआ था, 1-1.5 महीने का ही था उसका बेटा। तो वो कोई ऐसा लड़का वड़का नहीं है। वो जो लोग समझते हैं कि इस तरह के केसेस में लड़कियों को ज़्यादातर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लड़की तो थी नहीं, वो तो बच्ची थी 14 साल की। जो ऐसी बातें तो हमारी आवाम भी तो सपोर्ट नहीं करती ना। ऐसे केसेस में आवाम को साथ खड़ा होना चाहिए। वो फैमिली पे उंगलियां उठाती है तो फिर यही होता है। नहीं तो फैमिली पे उंगली उठाने से, जो उठाने वाले लोग हम तो कहते हैं उनकी उंगलियां तोड़ देनी चाहिए। यहाँ पे केस 18-20 साल की लड़की का नहीं हो रहा कि लड़की घर से भागी है किसी आशिक के पीछे, किसी यार के पीछे, या किसी गेम के पीछे। ये बात हो रही है घर में बैठी हुई 14 साल की बच्ची। तो आपकी बहन के लिए तो कभी अल्लाह ना करे किसी के दिल में ये चीज़ आ ही नहीं सकती कि
कहीं कोई गलत होगा। एक बंदा 4 बच्चों का बाप, वैसे ही वो क्या कहूँ मैं, उस एज पे पहुंचा हुआ मैंने ये था। बात इसलिए की कि शुरू में हमें ये बातें आ रही थी कि वो उसका वकील इस तरफ केस घुमाना चाह रहा था। गंदे लोग हैं ना, इस गंदगी तरफ करेंगे। उन्हें केस जीतने के लिए वो इस तरफ घुमाना चाह रहे थे, इसलिए हमने ये बात की, क्योंकि ये हमें बात पता चली थी। अभी मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमारी बहन जो थी, सिस्टर थी, वो तो चली गई। अभी हमारा केस लड़ने का मकसद सिर्फ यही है कि उसको भी इंसाफ मिले और आगे ये चीज़ रुके। इंशाल्लाह। ये चीज़ तब रुकेगी जब कुछ हद तक हमारे निज़ाम में चेंज आएगा, हमारे कानून में चेंज आएगा। जो अम्मी ने बात की, हर कोई हमें यही कह रहा है कि 4-5 साल में क्या पेशी नहीं मिलती, हर डेट पे कुछ क्या नहीं, कुछ भी नहीं होता। क्या जाते हो तो क्या आ गया होता है आपके? या तो उसका वकील नहीं आ रहा होता, या तो वो लेट होता है, या तो कोई और मसला, मतलब कुछ ना कुछ मसला, कुछ भी नहीं होता। बस डेट पे डेट मिल रही डेट है। पे डेट। और आराम से ये बात बताई जाती है कोर्ट में हमें सबकी तरफ से कि आराम से ये केस तो 4-5 साल चलते, 10 साल भी चल जाते। तो ये बात क्यों बता के दिमाग बनाया जा रहा है? ये केसेस साल में भी ख़त्म हो सकते हैं, करना चाहे तो साल में भी खत्म हो सकते हैं। हमें तो शुरू से ये दिमाग बनाया जा रहा है कि 5-6 साल बर्दाश्त आराम करना, से 10 बैठ साल जाओ। बाद जाके जब तक तुम लोग ठंडे हो जाओगे वो बाहर छूट जाएगा। मतलब आपका माइंड बनाया और जो जाता है। हमारे साथ हो रहा है ना, वो हमारी हिम्मत तोड़ने के लिए ही हो रहा है। लेकिन आप लोग हिम्मत नहीं तोड़ना। हम मैं हिम्मत स्पेशली टूटने आपसे वाले कहूँगी, नहीं हैं। देखो आप तो अपने घर चले गई हो, अब आपकी अपनी ज़िंदगी शुरू हो गई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट यहाँ पे भी करना चाहूँगी, आपको ये केस अगर अल्लाह ना करे 10 साल भी करना पड़े तो आप अपनी बेटी के लिए पीछे मत हटना। कम से कम 10 साल वो जेल वहाँ उसमें तो रहेगा ना, जेल में तो रहेगा ना। यही होगा जी, आज़ाद नहीं घूम रहा, बाहर नहीं है। मेरी हिम्मत बेटा कभी भी नहीं टूटेगी। मेरी तो ज़िंदगी का मकसद ही अब यही है कि इस तरह के मुजरिमों को मैं सज़ा दिलवाऊँ, और इसको तो सबसे पहले यहाँ सज़ा मिलनी चाहिए। बस अल्लाह ताला, मेरी ज़िंदगी जब तक है मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये केस सॉल्व हो जाए। लेकिन जिस तरीके से मुझे बताया जाता है 8 साल 10 साल, जो माँ एक दिन मर मर के गुजारती है, तड़प तड़प के गुजारती है, बग़ैर नींद के गोली के सो नहीं सकती जो माँ, उसकी ज़िंदगी का क्या भरोसा। तो इतना जुल्म ना कीजिए। मैं एक बात और कहना चाहूँगी यहाँ पर कि हमारे मुल्क में पेट्रोल की महंगाई पर और बिल की महंगाई पर, बिल के उसके लिए तो पूरी कौम निकल पड़ती है कि महंगाई हो गई, ये हो गई। मैंने आज तक ये नहीं देखा कि किसी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है और ये पाकिस्तान के लोग खड़े हुए हों किसी के लिए कि ये क्यों ज़्यादतियाँ हो रही है। आपने इतनी अच्छी बात तो कह दी है ना। मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि आप कितनी भी दुआएं मांग लें, कितना भी अपने मुल्क को सुधारने की कोशिश कर ले, जब तक आप इस्लाम की मासूम लड़कियों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये कहर आप लोगों पे नाजिल होता रहेगा, महंगाई भी बढ़ेगी और आप लोग इस अज़ाब मुसलसल से गुज़रते रहेंगे। क्योंकि इस पाकिस्तान को मासूम बच्चियों की आहें और माँओं की बद्दुआएं हैं। हम देते नहीं हैं बद्दुआ, लेकिन जब हम तड़पते हैं ना, जब हम तड़पते हैं और रात को जब हमारा खुदा हमारे आंसू देखता है तड़पते हुए, तो वो अजाब नाजिल हो रहा है आपके पाकिस्तान पे और होता रहेगा। और आप देख लें क्या से कहाँ दुनिया पहुंच गई है। आप अल्लाह के कहर को आवाज़ दे रहे हैं सॉरी, अब अल्लाह के कहर को आवाज़ दे रहे हैं और बहुत जल्द नाजिल होगा अगर इंसाफ ना हो मासूम बच्चियों के साथ। मेरा दिल खुश हो गया यहाँ पे जो कहते हैं ना, जो इन्होंने कह दिया, मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कोई बात नहीं पूछी, क्या करती थी, यूनिफॉर्म संभाल कर रखा, क्या खाती थी, कैसे चलती थी, कैसे आप लोगों के साथ उसकी बॉन्डिंग थी। ज़ाहिर सी बात है इनके दिल का कलेजा थी वो, सबसे छोटी लाडली बेटी थी वो, घर की कहते हैं रौनक थी वो, जिसकी बेटी को, जिसको आपने डॉक्टर बनाने के सपने देखे हो। 9वीं क्लास में आने के बाद उसने मेडिकल लेने के लिए सोचा हो कि जी मैं जब आऊँगी तो मैं 9th में आऊँगी तो मेडिकल में जाऊँगी, फिर 9-10 करूँगी, फिर मैं फर्स्ट ईयर में आऊँगी तो मैं अच्छे कॉलेज में जाऊँगी, फिर जाके उसका मुस्तकबिल शुरू होना था, उसकी ज़िंदगी शुरू होनी थी। वो माँ जो यहाँ सोती थी, बेटी को साथ सुलाती थी, आपस की बॉन्डिंग, आपस का जो है ना, ये हाथ में हाथ लेके सोना, ये धड़कनें, एक दूसरे के साथ उनकी धड़कनें जुड़ी हुई थी। खैर, यहाँ से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से आऊँगी तो पुलिस स्टेशन मिलूँगी। और ये मैसेज तमाम उन बेटियों के लिए है कि बेटियाँ कमज़ोर नहीं हैं, बेटियाँ किसी के मोहताज नहीं हैं, बेटियाँ किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो खुदारा बेटी की जो इज़्ज़त है ना, उसको पामाल मत करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो हम लोग उस घर से निकल आए जहाँ पे ज़ैनब की पूरी स्टोरी मैंने आप तक पहुँचाई। अब हम यहाँ से थाने जा रहे हैं, मुबीना टाउन जो थाना उसको लगता है, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ जाके हम बाकी की चीज़ों से पूछेंगे क्योंकि इसकी तफ्तीश प्रॉपर्ली उसी थाने में हो रही है। केस कितना पुराना है वो आप तक पहुँच चुका है, लेकिन इस वक्त एक और ज़ैनब जद में आई है दरिंदगी की, जिसके लिए हमने आपको पूरी डिटेल बताई कि वो कैसे आई। खैर, हम ऑन द वे हैं और जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, बाकी की बातें वहाँ जाके करेंगे। थाना मुबीना टाउन उसके बाहर खड़ी हूँ, अंदर में गई थी
और अंदर जाने का रीज़न ये था कि ज़ैनब का जो केस था, जो सर डील कर रहे थे एसआईओ और आईओ जो साहब थे, वो जहांगीर भुट्टो और बाकी जो दूसरे लोग थे, हम उनसे जाके तफसील पूछ सकें कि तफ्तीश कहाँ तक पहुँची। अंदर जाने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ के जो आईओ और एसआईओ है वो यहाँ से उनका तबादला हो गया और वो यहाँ से स्विच हो गए, किसी और जगह जा चुके हैं, लेकिन केस अभी तक उन्हीं के पास है। ज़ाहिर सी बात है, जब एक केस किसी आईओ या एसआईओ को दिया जाता है तो वो पूरा केस उसी को ही वाइंड अप करना होता है। खैर, इस वक्त मैं यहाँ थाने के बाहर स्पेशली इसलिए खड़ी हूँ कि मैं आपको बता दूँ कि जो आज वाक़या मैंने आप तक सुनाया है वो आज मुझे लगता है कि शायद हर घर की कहानी बनता जा रहा है। हम लोग बहुत सी चीज़ों में बहुत सारी आवाज़ें उठाते हैं, हम महंगाई पे आवाज़ उठाते हैं, हम बाकी चीज़ों पे आवाज़ उठाते हैं, हम जुल्म पे आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हम किसी लड़की के साथ अगर ज़्यादती होती है, रेप होता है या उसको मार दिया जाता है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हुए शर्माते हैं, डरते हैं और हमें लगता है कि जी हम इसके बारे में एक आपस में यकजहती का इजहार नहीं करते, तो बहुत गलत है। इसलिए गलत है कि कहते हैं ना कि जब आप किसी की बेटी की इज्जत नहीं कर सकते तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, और वो कौमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकती जो किसी औरत की इज्जत करना ना सिखाएं। खैर, यहाँ से जो आपको एक मैसेज मिलता है वो ये मिलता है कि आप हमें अपने हर रिश्ते पे शक करना होगा। शक इस लिहाज से क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ वाले जो रिश्ते हैं वो हमें किस तरीके से नोट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे जो वाक़या पेश आया वो वाक़या वही था जो कहते हैं ना जी मेंटेनेंस के लिए उनके इलाके में काम करता था और वो घर में जाके उसने उस बच्ची के साथ दरिंदगी भी की और फिर उसको मार भी दिया। तो इसी तरह आपसे स्पेशली मैं ये कहूँगी कि आप कोशिश करें कि अगर इस तरह की कोई भी चीज़ें होती हैं तो अपने घरों में अपने बच्चों को दूर रखें, अपने बच्चों को ज़्यादातर सामने लोगों के ना लेकर आएँ, क्योंकि होता ये कि बहुत सारे बच्चियाँ लोगों के सामने आती है तो लोग उनको हवस का निशाना बनाते हैं। खैर, यहाँ पे ये भी नहीं कहूँगी कि बेटियाँ घर में कैद हो जाएं और वो निकलना छोड़ दें, क्योंकि आज़ादी का हक जितना मर्दों को हासिल है उतना औरतों को भी हासिल है। लेकिन यहाँ पे हमें चेंज करनी होगी सोच, या हमें चेंज करना होगा वो कानून जो इजाज़त देता है मर्द को आज़ादी की और औरत को कहता है कि देखिए आप पर्दों में बंद हो जाए। खैर, यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे और इस दुआ के साथ करेंगे कि या अल्लाह इस तरीके से जो ज़ैनब के साथ हुआ या बहुत सारी बच्चों के साथ इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, या अल्लाह उनको रोकथाम के लिए कोई ऐसे इदारे, कोई ऐसी कार्रवाई करे, कोई ऐसी सख्त सज़ाएँ दें। जैसे उसकी माँ ने कहा कि जी कोड़ों का हुक्म दिया जाए, उसको सज़ाए मौत माँ के हाथ से दिलवाई जाए। कोई ऐसे कानून बनाए जाए ताकि जो भी गलत हरकत करे, जो भी आपकी बेटी के बारे में नाज़ेब बात करे या सोचे, उसको पता हो कि जी मेरा दी एंड बहुत बुरा होना है। और इसी के साथ बस हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। मुझे यानी कि बताए को मेरी पूरी टीम को मुझे बहुत से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।